नमस्कार, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। पिछली हमारी जो क्लास हुई थी उस क्लास में हम संज्ञा प्रकरण का जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसमें व्याकरण विकास की परंपरा, व्याकरण के त्रिमुनि, फिर संस्कृत वर्णमाला, उसके विषय में चर्चा की थी। आज की अपनी जो क्लास होगी उस क्लास में जो वर्णमाला है उस वर्णमाला के उच्चारण स्थान और प्रयत्न जो हैं उसकी चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में अपना जो टॉपिक है आगे का उसकी ओर बढ़ते रहेंगे। तो चलिए वर्णमाला के उच्चारण स्थान और प्रयत्न की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान देखिए, आपको मैं गाइडों की बात करता हूँ। गाइडों के चक्कर में आप देखते हैं कहीं पर क्या लिखा होता है, कहीं पर क्या लिखा होता है। सीधा सा अर्थ ये निकालें। उच्चारण स्थान आप आरपीएससी के पेपर उठा करके देखें। आरपीएससी के जो पेपर लगे हैं सेकंड ग्रेड में, जैसे ये प्रश्न आए हैं 2 बार, आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का पेपर लगा है उसमें उच्चारण स्थानों की संख्या को लेकर के प्रश्न आया हुआ है। उच्चारण स्थानों की संख्या है, उच्चारण स्थान होते हैं। तो देखिए, उच्चारण स्थानों की संख्या की हम बात करते हैं तो सीधा सीधा प्रश्न ये है कि पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है उसमें उच्चारण स्थानों की संख्या 8 दी गई है। और यदि हम बात करें जैसे भट्टोजी दीक्षित की व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की बात करते हैं तो वहाँ उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी गई है। तो उच्चारण स्थानों की संख्या की अगर प्रश्न आता है तो वहाँ अगर ऑप्शन में 8 है तो आप 8 करेंगे, और ऑप्शन में 8 नहीं है तो आप वहाँ पर संख्या का प्रश्न हो तो वहाँ करेंगे 7। तो उच्चारण स्थानों की संख्या की हम बात करते हैं तो संख्या 8 या 7, ठीक है। अब दोनों एक साथ आए तो पहले प्राथमिकता किसको दी जाती है? 8 को दी जाती है। अब ये उच्चारण स्थान जो 8 हैं, 8 उच्चारण स्थान हैं, वो कौन कौन से हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। तो 8 उच्चारण स्थानों में उरस, शिरस, शिरस का मतलब है सिरह, मूर्धा, कंठ, उसके बाद तालु, औष्ठ, द्विवचन में करेंगे तो औष्ठौ, दंत, यहां औष्ठव कर लीजिए द्विवचन में, नासिका और जिह्वामूलम। उर, शिर, कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, नासिका और जिह्वामूल, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। उरस के अभाव में ध्यान रखें, उरस के अभाव में संख्या कितनी होगी? 7। उरस के अभाव में उच्चारण स्थानों की संख्या मानी जाती है कितनी? 7। अब बात हम ये कर रहे थे कि ये जो 8 उच्चारण स्थान हैं, ये जो 8 उच्चारण स्थान है, उरस का मतलब तो होता है अपना हृदय, शिरस मूर्धा, ऊपर के दांतों के पीछे जो कठोर भाग है उसको मूर्धा कहा जाता है। कंठ गला है। तालु की हम बात करें तो दांतों के पीछे जो कठोर भाग है, मूर्धा भाग है, उसके पीछे जो कोमल तंतु भाग है, गुंबदीय जो आकार है, उसे कहा जाता है तालु। उसके बाद हम बात करें औष्ठव, ओठ हो गए, दांत हो गए, नासिका, जिह्वामूल, जिह्वा की जड़ जहां से जिह्वा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है जिह्वामूल। तो आपने ये कहा कि जो है उच्चारण स्थानों की संख्या 8 और उरस को नहीं माने तो उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 होगी। अब ये जो 7 या 8 जो उच्चारण स्थान हम मान रहे तो कौन कौन से वर्णों के हैं,
कौन कौन से वर्णों के हैं, तो इसके लिए आप सूत्रों से पढ़ें। तो देखिए सरल सरल इसके सूत्र हैं जो आपने बहुत जगह पढ़े होंगे। सबसे पहले हम बात करें तो सूत्र है अपने पास, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ये सूत्र हैं। अब इसके आधार पर आप वर्ण निकाल लीजिए। ए कु है विसर्जनीय, तो ए हो गया, ए का सवर्ण हो गया कौन, आ। इसके बाद कै वर्ग, कै वर्ग के आप पांचों वर्ण लिखेंगे, कै, ख, ग, घ और ङ, ये पांचों वर्ण। उसके बाद में है और विसर्ग, स्थान है इनका कंठ, और कंठ स्थान है, कंठ इसका क्या है, उच्चारण स्थान है। और इन वर्णों की संज्ञा जो हो जाएगी वह हो जाएगी कंठ्य वर्ण। मतलब कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंठ्य वर्ण। इस तरीके से आप याद रखें, ए आ कै वर्ग तथा है जो है और विसर्ग जो है उनका उच्चारण स्थान कंठ होगा, और कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को हम नाम देंगे कंठ्य वर्ण। दूसरे की बात कहें तो नंबर 2 पर आप इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, इसमें जो वर्ण है वो भी निकाल लीजिए। ई चू ये से, ई चे वर्ग, चे, छे, जे, झे और ये चेवर कंप्लीट। फिर उसके बाद ये और से, स्थान होगा तालु, वर्णों की संज्ञा तालव्य वर्ण। समझ में आ गया होगा। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा जो सूत्र है वह है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यहां वर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा री, री इसका दीर्घ भी तो हो जाएगा री। उसके बाद में है टे वर्ग, टे वर्ग के वही पांचों वर्ण टे, ठे, डे, ढे और ण। फिर उसके बाद में है रे और से, स्थान होगा मूर्धा और मूर्धन्य वर्ण। री री टे वर्ग रे और से, स्थान मूर्धा होगा और वर्णों का नाम हो जाएगा मूर्धन्य वर्ण। ठीक है। उसके बाद चौथा चलते हैं नंबर 4 पर। चौथा जो सूत्र है वह है लरितु लसा नाम दंतः। पांचवा सूत्र होगा उपुपधमानीया नाम औष्ठव। छठा
जो सूत्र है वह है यम गणना नाम नासिका च। अब इन तीनों की चर्चा एक साथ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतु लसानाम दंतः। यहां पर वर्ण दे रखे ऋ तु ल से। ऋ तय वर्ग, तय वर्ग के पांचों वर्ण तय, थ, द, ध और न। उसके बाद ल और से। स्थान होंगे इनके दंत, इनको कहेंगे हम दंत्य वर्ण। उपउपधमानीय नाम ओष्ठव की हम बात करें तो यहाँ उ, पु और उपधमानीय तो उ हो गया। उसके बाद पै वर्ग हो गया, पै, फै, बै, भै और मैं, ये वर्ण हैं। ठीक है, उसके बाद है उपधमानीय। उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण के रूप में वर्णमाला में पढ़ा था अर्धविसर्ग युक्त पै, अर्धविसर्ग युक्त फै, ये उपधमानीय वर्ण है। इनका स्थान जो होगा वह होगा ओष्ठ, दोनों ओष्ठ, ओष्ठव। और ये जो वर्ण हैं वे कहलाएंगे कौन से वर्ण? ओष्ठ्य वर्ण। फिर यमगणना नाम नासिका च। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ये, मैं, गे, ने, ने, ये, मैं, गे, ने और ने। स्थान है इनका नासिका, वर्ण का नाम हो जाएगा नासिक्य वर्ण। ठीक है। अब एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो अपने वर्गों के साथ भी आगे और नासिका में भी आगे। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसके दो उच्चारण स्थान माने जाएंगे, एक नासिका होगा, एक अपने वर्ग का होगा। और यदि मान लीजिए इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया गया और विकल्प में दोनों आगे, तो प्राथमिकता आप नासिका को देंगे। दोनों में से एक को चुनना पड़े तो प्रधान रूप से कौन सा चुना जाएगा? नासिका। नासिका नहीं है तो फिर वो अपने वर्ग का हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सातवां जो सूत्र है उच्चारण स्थानों के लिए, ये वर्णमाला के उच्चारण स्थानों के लिए सातवां जो सूत्र है वह है एदयितोः कंठतालु। आठवां जो सूत्र है वह है ओदौतोः कंठोष्ठम। नौवें सूत्र की हम बात करें वकारस्य दंतोष्ठम। और 10वां जो सूत्र है वह है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। और 11वां सूत्र आप बात करेंगे अनुस्वारस्य नासिका। ठीक है। अब इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है एदयितोः कंठतालु। इसका विच्छेद करते हैं तो ऐसे होगा एत धन अयितोः। ये इसका विच्छेद है। एत अयितो से तात्पर्य क्या है? ए और ऐ दोनों का।
इसका मतलब आपके यहाँ दो वर्ण दिए गए, एक तो ए और दूसरा है आई। दोनों का स्थान है क्या? कंठ तालु। कंठे च तालु च तयो समाहारे कंठ तालु। और यदि हम इन वर्णों को नाम दें तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण, ये कंठ तालव्य वर्ण कहेंगे। आप यहां देखें ए प्लस ई से बनता है ए, तो ए का क्या है? कंठ, और ई का क्या है? तालु। तो इन दोनों के योग से बन गया कंठ तालु। यदि ए की बात करते हैं तो ए प्लस ए से बनता है आई, तो यहां पर भी आप देखें ए का तो कंठ है और ए का कंठ तालु है, इसलिए आई का क्या हो गया? कंठ तालु। इसलिए यहां इनका वर्ण का जो कंठ और तालु दोनों के संयोग से बना है, तो दोनों का संयोग हो गया कंठ तालु। ठीक इसी प्रकार इसका विच्छेद करें तो आप ऐसे करेंगे, ओत, ओत धन औतो हो, ये इसका विच्छेद है, ओत धन ओतो। अब यहां फिर दो वर्ण आ गए, एक तो ओ आ गया और एक आ गया औ। दोनों का स्थान है कंठोष्ठ, इसलिए वर्णों का नाम पड़ गया कंठोष्ठ है वर्ण। अब देखो ए प्लस उ, इनके योग से क्या बनता है? ओ, ये बनता है। तो ए का तो हो गया कंठ और उ का हो गया ओष्ठ, इसलिए ओ का हो गया कंठोष्ठ। औ की बात करते हैं तो ए प्लस ओ, इनसे बनता है क्या? औ। तो यहां पर भी इसका कंठोष्ठ मान लिया गया, ठीक है ना, इस कारण यहां इनके कंठोष्ठ। वकारस्य की हम बात करें तो वह जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान माना गया है दंतोष्ठ। यहां दंतोष्ठ क्यों? जब वह का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है वो दांतों का स्पर्श करती है और ओष्ठ आपस में क्रिया करते हैं, गोलाकार होते हैं, इसलिए वह जो है उसके दंत और ओष्ठ दोनों माने गए हैं। फिर जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य वर्ण जो है कौन सा? अर्धविसर्ग युक्त कै, अर्धविसर्ग युक्त ख जो है, इनका स्थान है कौन सा? जिह्वा मूल, जिह्वा मूल। इसीलिए जिह्वा मूल स्थान होने के कारण ही इनका नाम पड़ गया कौन सा? जिह्वा मूलीय। इसका नाम है जिह्वा मूलीय वर्ण, ठीक है। लास्ट में हम बात करें तो अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार जो वर्ण है विसर्ग का तो था कंठ, अनुस्वार, अनुस्वार का स्थान हो जाएगा क्या? नासिका। इसलिए इस वर्ण का नाम भी हो जाएगा नासिक्य वर्ण। अब अपन स्वर और व्यंजन जो पढ़ रहे थे वो 63-64 जो वर्ण पढ़े उनमें स्वर आ गए, व्यंजन आ गए, अनुस्वार आ गया, विसर्ग आ गया, उपदमानीय आ गया, जिह्वा मूल्य आ गया। लेकिन यम वर्ण और दुह स्पृष्ट वर्ण उनका उल्लेख इनमें नहीं हुआ है, ना तो यम वर्णों का उल्लेख हुआ है ना ही दुह स्पृष्ट का उल्लेख हुआ है। तो वो अगर वर्ण है तो उनके उच्चारण स्थान कौन से हैं? तो चलिए साथ ही उनकी भी हम जानकारी कर ही लेते हैं। तो यमानाम नासिका, यमानाम नासिका और लकारस्य मूर्धा, यमानाम नासिका लकारस्य मूर्धा। सीधा सा अर्थ आपको पता चल ही गया होगा। यम वर्ण जो है उनका स्थान होगा कौन सा? नासिका, और वर्ण कहलाएंगे नासिक्य वर्ण। ळ जो वर्ण है ळ, उसका स्थान होगा मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण। ये जो है अपने उच्चारण स्थान। अब कुछ विशेष तथ्य हैं जो विशेष तथ्य हैं
उनकी बात और करते हैं। अब विशेष तथ्य वो क्या है? नंबर 1, द्विस्थानिक वर्ण। द्विस्थानिक वर्णों की बात आएगी तो आप संख्या बताएंगे कितने? 10। 10 कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ, वे और वर्ग का पंचम वर्ण ये, मैं, ङे, णे, ने। ये जो वर्ण हैं वो द्विस्थानिक वर्ण हैं। द्विस्थानिक वर्ण से मतलब हो गया ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान कितने हों? 2 हों, उन्हें द्विस्थानिक वर्ण कहेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरे तथ्य की हम बात करें तो आप ऐसे कहेंगे विसर्ग का प्रयोग जिस स्वर के साथ हो विसर्ग का प्रयोग जिस स्वर के साथ हो उसी स्वर का उस स्वर का उच्चारण स्थान, उस स्वर का उच्चारण स्थान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। ध्यान से सुनना। दूसरे तथ्य में आप ऐसे कहेंगे यदि विसर्ग का प्रयोग जिस स्वर के साथ हो किसी स्वर के साथ हो, जिसकी जगह यहां किसी शब्द कर लीजिए, यदि विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के साथ हो तो उस स्वर का उच्चारण स्थान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। उदाहरण से समझना। विसर्ग का उच्चारण स्थान, सीधा आंसर हो जाएगा क्या? कंठ। विसर्जनीय से स्थानम अस्ति कंठ है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति कंठ है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख देता हूं, हरि लिख दिया, कवि लिख दिया, राम है, हरे है, गुरु, ऐसे शब्द आगे। यहां पर आपने देखा कि ई के साथ विसर्ग है, यहां पर भी ई के साथ विसर्ग है, यहां ए के साथ में विसर्ग है, यहां ए के साथ विसर्ग है, तो यहां आप कहेंगे ऊ के साथ में विसर्ग है। अगर ऐसा कोई उदाहरण दिया गया है तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि विसर्ग का प्रयोग अगर किसी स्वर के साथ है और फिर आपसे स्थान पूछा जाए तो याद रखना जो स्वर दे रखा है उस स्वर का स्थान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो यहां पर आप स्थान बताएंगे क्या? तालु। तो यहां पर भी तालु। ठीक है। यहां बताएंगे कंठ है, यहां हो जाएगा कंठ तालु, तो यहां हो जाएगा ओष्ठ। समझ में आई बात? तो आप ये ध्यान रखना विसर्ग का प्रयोग कौन से स्वर के साथ दिया गया। अगर स्वर के साथ नहीं हो, सीधा प्रश्न आ जाए ना विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तब तो करो कंठ, और किसी शब्द में दे दे विसर्ग का प्रयोग अगर स्वर के साथ दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में आप वो स्वर कौन सा आया है उस स्वर को चुनते हुए उसी स्वर का उच्चारण स्थान विसर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है। तो पहला तो आपने क्या कहा, द्विस्थानिक वर्ण 10 हो गए। दूसरे में आपने ये कहा विसर्ग का स्थान बदलता रहता है। कैसे? जिस स्वर के साथ आएगा उसी के साथ। अब ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो है के रूप में होता है,
और आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो जो है, जो उच्चारण है के रूप में करे हो ना, तो जो स्वर होता है उसका उच्चारण बाद में होता है के बाद में। जैसे इसको हरी है नहीं कहेंगे, हरी ही, क्या बोलेंगे इसको, हरी ही, तो है में ई बोल रहा है तो ई बाद में बोल रहा है इसलिए तालु हो गया। कवि ही, राम है तो ए बोल रहा है बाद में तो कंठ। हरे हे बोलेंगे तो हे में ए बोल रहा है बाद में इसलिए कंठ तालु। हरे है नहीं हरे हे। इसी प्रकार गुरु हु, क्या बोलेंगे गुरु हु, तो है में ऊ बोल रहा है इसलिए औष्ठ। तो ये ध्यान रखें, जिस स्वर के साथ प्रयुक्त है उसी स्वर का स्थान आपको विसर्ग का स्थान बताना है। क्लियर। तो दो तथ्य हो गए। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा तथ्य है वर्ग का पंचम वर्ण, दो उच्चारण स्थान। वर्ग के पंचम वर्ण के कितने उच्चारण स्थान हैं? दो। एक अपने वर्ग का तथा दूसरा नासिका। एक अपने वर्ग का होगा तो दूसरा कौन सा होगा? नासिका। दोनों में प्रधान रूप से नासिका। यदि दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़े तो ऐसी कंडीशन में प्रधान रूप से आप जो स्थान चुनेंगे वह चुनेंगे कौन सा? नासिका। जैसे कोई एक एग्जाम्पल से समझाऊं। मान लीजिए अपन इसी वर्ण को ले लेते हैं, ङै वर्णस्य उच्चारण स्थानम। ये प्रश्न आ गया अपने पास। ये प्रश्न है ङै वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ङै वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब पहले जो ऑप्शन है उसमें आ गया कंठ है, नासिका, उभे, उसके बाद आप चौथा दें मूर्धा। तो यहां पर आप आंसर क्या करेंगे? उभे। उभे का मतलब है दोनों, उभयम, उभे, उभौ, ऐसे, तो वहां तो दोनों होंगे। लेकिन इस बार अपन ऑप्शनों को चेंज करें। पहला दे दिया आपने कंठ है, दूसरा आ गया तालु, तीसरा आ गया मूर्धा, और चौथा ऑप्शन है जिसे अपन ने कहा दंताहा। ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा? तो देखिए यहां पर ङै वर्ण है, वो कै वर्ग का पंचम वर्ण है, तो अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा कंठ। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। अब तीसरे ऑप्शन है जो है, तीसरे प्रकार से, यदि तीसरे तरीके से ऑप्शन की हम बात करें तो तीसरे तरीके से जो ऑप्शन है वो इस रूप में आ रहे हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन अपन ने लिख दिया कंठ है, दूसरा ऑप्शन डाल दिया नासिका, तीसरा ऑप्शन लिख दिया मूर्धा, और चौथा ऑप्शन आ गया जैसे दंताहा। अब पहली बात तो ये ध्यान रखें कि ऐसे ऑप्शन यहां आएंगे नहीं, आएंगे तो प्रश्न डिलीट में चला जाता है, क्योंकि अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ से तो क्या हो गया कंठ, और यम गणना नाम नासिका से हो गया नासिका। इसलिए उभे दे रखा है तो उभे कर दो, लेकिन उभे नहीं दे रखा, फिर भी अगर हमें एक का चयन करना है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप जो आंसर चुनेंगे प्रधान रूप से आपको चुनना है नासिका। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वह होगा कौन सा? नासिका। इसको आपको चयन करना होगा। ठीक है, इस रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीसरा जो विशेष तथ्य है वो ये है कि वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसका उच्चारण स्थान दो माने जाते हैं, एक अपने वर्ग का और दूसरा नासिका। यदि दोनों में से एक को चुनना है तो प्राथमिकता आप देंगे किसको? नासिका को।
ठीक है भाई, तो ये उच्चारण स्थानों से संबंधित कुछ विशेष तथ्य थे, उनकी बात की। अब चलते हैं प्रयत्न पर। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का जो है वर्गीकरण। तो हेडिंग डालते हैं प्रयत्न और उनकी चर्चा करते हैं। प्रयत्न, इसके लिए एक परिभाषा आती है, यत्नो द्विधा। यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर है, बाह्यश्च। यत्नो द्विधा आभ्यंतर है बाह्यश्च। यत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। नंबर एक, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरे माने जाते हैं बाह्य प्रयत्न। यदि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या की बात करें तो संख्या है पंचधा, और बाह्य प्रयत्नों की संख्या की बात करें तो यहां संख्या है 11 एकादशधा। धा का संख्या सु प्रकार वचने धा, मतलब प्रकार। आभ्यंतर प्रयत्न 5 तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब वे कौन कौन से होते हैं? तो प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम नाम डालते हैं आभ्यंतर की। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब वे जो 5 हैं वे कौन कौन से हैं? तो एक तो है स्पृष्ट, दूसरा ईषत स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा है विवृत, और पांचवा हो गया समृत। ठीक है ना? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत, ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद चर्चा करते हैं कौन कौन से वर्णों की। तो देखिए, सूत्र लिखने से पहले शॉर्टकट तरीका समझ लेते हैं इनका कि कौन से का कौन सा माने। ठीक है ना? तो सीधा सा तरीका है ढूंढने के लिए। तरीका ये ढूंढो आप, व्यंजन वर्णों से चलते हैं। तो व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, और फिर हो गए क्या? स्वर। 1, 2, 3 और ये चौथा। तो जिस क्रम से हैं उस क्रम से वर्ण आगे। सबसे पहले स्पर्श। तो स्पर्श के लिए क्या करेंगे? सूत्र इस तरीके से याद रख लो, इस पृष्ठ को तो कह दो स्पृष्टम। अब आगे वर्ण कौन सा है? स्पर्श, तो बना दो स्पर्शानाम। स्पर्शानाम। अब स्पर्श वर्णों के लिए हम पढ़ सकते हैं कादियो मावसाना स्पर्शा, पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब आप ऐसे कहेंगे कैसे लेकर मैं तक के वर्ण हैं वो कौन से वर्ण हैं? स्पर्श वर्ण है, और इनका आभ्यंतर प्रयत्न जो है वह है कौन सा? स्पृष्ट। कैसे मैं तक के जो स्पर्श वर्ण हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न है कौन सा? स्पृष्ट। नंबर 2 पर है अंतस्थ। अंतस्थ के लिए आप ऐसे कहेंगे ईषत स्पृष्टम। अब वर्ण कौन सा है? अंतस्थ, तो लिख दो अंतस्थानाम। ठीक है ना?
तो ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम। अब अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ, वो अंतस्थ वर्ण है आपके ये, वे, रे और ले, ये अंतस्थ वर्ण हैं। और अंतस्थ वर्ण है तो कौन से हो गए? ईषत स्पृष्ट। ठीक है। उसके बाद ऊष्म वर्ण, तो आप ऐसे कहेंगे ईषत विवृतम। ईषत विवृतम कौन से वर्ण आ जाएंगे? ऊष्म, ऊष्माणाम। अब ऊष्म वर्णों की बात करें तो देखो से और है, ये कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईषत विवृत, ईषत विवृत होगा। ठीक है। फिर विवृत की बात करते हैं, विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम। स्वर वर्णों का जो है आभ्यंतर प्रयत्न वो क्या होगा? विवृत। तो अच्छे हैं, अच्छे हैं स्वरा, अच प्रत्यय के वर्ण तो क्या कहलाते हैं? स्वर। और स्वरों के जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह होगा क्या? विवृत। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संवृत। तो यहां ध्यान देंगे ह्रस्व अकार से, यहां ए का, तो ऐसे कहेंगे ह्रस्वस्य अकारस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रियायाम तु विवृतमेव। दो नाम दिए गए हैं, उन दो नामों पर फोकस करेंगे। वे दो जो नाम हैं वो एक तो है प्रयोगे संवृतम, एक नाम है प्रक्रियायाम विवृतम। ठीक है। इसको समझ लो। यहां पर आपके लिए एक वर्ण डाला है ए। ए जो है ना, इसकी दो दशा है, एक तो है प्रयोग दशा, और एक है कौन सी? प्रक्रिया दशा। यदि प्रयोग दशा का नाम आता है तो आप प्रयत्न बताएंगे संवृतम, और प्रक्रिया दशा का नाम आता है तो आप बताएंगे क्या? विवृतम। ये है ह्रस्व ए का प्रयोग दशा में तो संवृत होगा और प्रक्रिया दशा में क्या होगा? विवृत होगा। अब प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा की हम बात करें तो प्रयोग दशा क्या होती है, प्रक्रिया दशा क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करें प्रयोग दशा। प्रयोग दशा में आप ऐसे कहें शब्द के अंत में, शब्द के अंत में स्थित ए, जिसके बाद संधि कार्य न हो। प्रयोग दशा का मतलब शब्द के अंत में स्थित है जिसके बाद संधि कार्य न हो। जैसे राम। अब राम के अंत में यहां ए है और इसके बाद संधि आदि कार्य नहीं है, तो इस ए को आप बताएंगे संवृत, और इसी का नाम हो जाएगा क्या? प्रयोग। प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो प्रक्रिया में बस जहां संधि कार्य आ जाएगा, शब्द के अंत में स्थित ए, शब्द के अंत में
स्थित ए जिसके बाद संधि कार्य हो। अब संधि कार्य कौन सा होगा? दीर्घ संधि वाला, जैसे राम धन अवतार है। तो यहां पर ये जो ए है इसको नाम देंगे प्रक्रिया, और प्रक्रिया है तो हो जाएगा क्या? विवृत। तो संधि कार्य है तो प्रयोग दशा, संधि कार्य है तो प्रक्रिया दशा, और संधि कार्य नहीं है अकेला ए आ रहा है वहां, उसको मानेंगे आप प्रयोग दशा। तो प्रयोग में तो आप बताएंगे यहां संवृत, और प्रक्रिया में बताएंगे कौन सा? विवृत। ये विशेष ध्यान रखेंगे। एक बात और, भट्टोजी दीक्षित जो हैं, भट्टोजी दीक्षित की हम बात करते हैं, और भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक का नाम क्या है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो भट्टोजी दीक्षित ने अपनी व्याकरण सिद्धांत जो कौमुदी पुस्तक है उसमें आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं, आभ्यंतर प्रयत्न उनकी संख्या कितनी मानी है? 4 ही मानी है। भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 मानी है। वे ईषद विवृत के अभाव में कितने माने हैं? 4। मतलब किसको नहीं मानते? ईषद विवृत को। इनके अनुसार, इनके अनुसार, दीक्षित जी के अनुसार, इनके अनुसार ऊष्म वर्ण और स्वर वर्ण दोनों का विवृत। दीक्षित जी के अनुसार ऊष्म वर्णों का और स्वर वर्णों का, इन दोनों का ही आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो क्या माना गया है? विवृत माना गया है। ये हम बात करें प्रयत्नों की, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं हम बाह्य प्रयत्नों की। आभ्यंतर प्रयत्न हो गए 5। अब चर्चा करते हैं बाह्य प्रयत्नों की। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 हैं। बाह्य प्रयत्न 11, एकादश। अब वे जो 11 हैं वे कौन कौन से हैं? तो इनको 3-3 के जोड़े के साथ याद रख लीजिए। विवार, श्वास और अघोष, 3 तो ये। फिर उसके बाद संवार, नाद और घोष। फिर उसके बाद अल्प प्राण, उसके बाद महाप्राण, और लास्ट में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न हैं। अब इनको इस तरीके से याद रखना है। खरो विवारः, ये श्वास है यहाँ। खरो विवारः श्वासः अघोषाश्च। खरों का मतलब है खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार के वर्ण।
खर प्रत्याहार के वर्ण। और खर प्रत्याहार के वर्ण जो है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, से ये माने जाते हैं। तो खर प्रत्याहार के वर्णों के जो बाह्य प्रयत्न हैं वो होंगे कौन से? विवार, श्वास और अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों से हैं वो खर वर्ण है, और उनका जो बाह्य प्रयत्न है वो विवार, श्वास और अघोष। ठीक है ना, विवार, श्वास और अघोष, विश्वा ए खर, इस रूप में याद रख लें। संवारनाद घोष की बात करते हैं तो आप ये याद रखें, हस है संवारा नादा घोषाश्च, मतलब हस प्रत्याहार के वर्ण। कौन से प्रत्याहार के? हस। हस प्रत्याहार के वर्ण। और हस प्रत्याहार के वर्ण कौन से होंगे? ध्यान रखें, देखो व्यंजन 33 होते हैं ना, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा यहाँ आ गया, 10 हो गए ना, 5 और 5 10 और 3 ये 13। 33 में से 13 का हम आगे 20 बच गए, वो 20 कौन से निकालेंगे? पहला, दूसरा छोड़ दो तो तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर ये वरेल अंतस्थ वर्ण, ये वरेल। फिर उस वर्ण, उस वर्णों में 3 तो काम आगे, 1 बच गया है। शॉर्टकट तरीका है याद रखने का, ऐसे याद रख सकते हैं। हस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो होंगे कौन से? संवार, नाद और घोष। इनका जो बाह्य प्रयत्न है वो संवार, नाद, घोष होगा। अल्प प्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण में यह याद रखना, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमाः यणश्च अल्प प्राणः। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमः यणश्च अल्प प्राणः, मतलब 1 3 5, 1 3 5 प्लस अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब कौन से हो गए? यह वरेल है, ये होंगे कौन से? अल्प प्राण। फिर उसके बाद महाप्राण के लिए याद रखना, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, सलश्च महाप्राणः। वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण, सल यानी ऊष्म, तो 2 4 प्लस ऊष्म वर्ण, ये होंगे कौन से? महाप्राण। और फिर दे रखा है उदात, अनुदात, स्वरित, तो स्वराणाम, उदात अनुदात स्वरितश्च, या उदात अनुदात स्वरितश्च स्वराणाम, ऐसे कह सकते हैं। स्वराणाम उदात्तानुदात स्वरितश्च। स्वरों के जो बाह्य प्रयत्न हैं वो हैं उदात, अनुदात और स्वरित, ये बाह्य प्रयत्नों के आधार पर। शॉर्टकट ऐसे निकाल लीजिए, 1 2 से, मतलब कौन से वर्ण? खर वर्ण, इनको कह दो। ठीक है ना, खर वर्ण जो है विवार, श्वास, अघोष। ठीक, 3 4 5 ये वे रे ले है। हर्षवर्ण, हर्षवर्ण, संवार, नाद, घोष, ऐसे। फिर उसके बाद में 1 3 5,
एक तीन आँच ये वे रे ले, मतलब वर्ग का विषम वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण इनको कह दो अल्प प्राण। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ऐसे कहें 2 4 से है वर्ग का समवर्ण प्लस ऊष्म वर्ण, इनको कह दीजिए महाप्राण। ठीक है, फिर लास्ट में आप ऐसे कह दें स्वर। स्वर जो हैं उनके लिए आप कह दो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरीके से आप ये बाह्य प्रयत्न जो हैं वो याद रख सकते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर ये वर्गीकरण। तो ये जो अपनी ये जो क्लास हुई है उसमें संज्ञा प्रकरण में ही जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आपका जो सवर्ण संज्ञा हैगी उसमें प्रश्न आता है कि जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो समान होते हैं, वे एक दूसरे के सवर्ण होते हैं। तो वहाँ उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न का नाम आएगा। तो जो चीज़ हम पढ़े वो बाद में आनी है, इससे पहले उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए वर्णमाला, वर्णों की जो हमने बात कर ली है, वर्णमाला की बात आ गई, वर्णमाला में कौन से वर्ण होते हैं और उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, और प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो है वो यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अब उसके बाद में अपनी जो संज्ञाएं चलेंगी, जैसे इत संज्ञा है, लोप संज्ञा है, संयोग संज्ञा है, सहेता प्रत्याहार संज्ञा है, संहिता संज्ञा है, ठीक है, अनुनासिक संज्ञा है, उदात्त संज्ञा है, अनुदात्त संज्ञा है, स्वरित संज्ञा है। तो ये जो संज्ञाएं हैं, ठीक है, वो कौन कौन से सूत्रों से होती हैं और किस रूप में होती हैं, उनकी चर्चा जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।